तो मैंने ये कहा कि ये जो कंडीशन है, तो एक्चुअली में ये कंडीशन किसका कंडीशन होता है? ये साइक्लोन का होता है। ये कंडीशन किसका होता है? साइक्लोन का होता है, जिसको कहते हैं हम लोग चक्रवात। क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं चक्रवात। क्योंकि मैंने बताया कि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, तो ये साइक्लोन के कंडीशन को दिखाया गया है। और मैंने कहा कि यहाँ का टेम्परेचर क्या है? यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, और जैसे मान लीजिए कि यहाँ का टेम्परेचर, ये ए जगह है और यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी 40 डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब सेल्सियस, यहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का 30, यहाँ का 30, यहाँ का भी 30, और इसको थोड़ा सा और ऊपर में कर दूं, और यहाँ का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी 30, और यहाँ का भी 30 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर को दिखाया गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि इक्वल टेम्परेचर वाले क्षेत्रों को आपस में जिस लाइन से, जिस रेखा से मिला दी जाए तो उसको आइसोथर्म कहते हैं। तो ये देख रहे हैं कि 40 तो एक ही है, 45 को ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी 45 एक ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो 40 वाला है इसको आपस में एक दूसरे से मिला दिया, यानी समान तापमान वाले को एक लाइन से मिला दिया, फिर 30 वाले को 30 से मिला दिया। तो ये इक्वल टेम्परेचर वाले एरियाज को जब किसी लाइन से मिला देते हैं तो इसको कहते हैं आइसोथर्म, यानी समताप रेखा। क्या कहते हैं बाबू? समताप रेखा कहते हैं, जिसको कहते हैं आइसोथर्म कहते हैं, ये समताप रेखा। और जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? थर्मामीटर को। क्या करते हैं बाबू? थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मामीटर में क्या भरा होता है? मरकरी, यानी पारा। और इस थर्मामीटर में इसका जो रीडिंग होता है तो वह फ़ारेनहाइट के रूप में होता है और सेल्सियस के रूप में होता है। फ़ारेनहाइट के रूप में भी होता है और सेल्सियस के रूप में भी होता है। लेकिन एक ऐसा रीडिंग है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का वैल्यू इक्वल हो जाता है, वह है -40 डिग्री। -40 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, इसमें फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस का वैल्यू इक्वल हो जाता है, तो वह आपको -40 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो चूंकि ये सब के सब आइसोथर्म है, यानी समताप रेखाएं। अब जाहिर सी बात है कि जहां का तापमान, जहां का टेम्परेचर अगर इक्वल होगा तो वहां पर हवाओं का दबाव भी इक्वल होगा। जहां का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा, तो वहां हवाओं का दबाव भी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो यहाँ के हवाओं का दबाव भी इक्वल होगा। यही इक्वल जो होगी तो यहाँ पर वायु के दबाव को, जैसे सपोज यहाँ लिखा हो 45 डिग्री, तो यहाँ का जो वायु का जो दबाव होगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा तो वायु का दबाव कम। हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर में उल्टा संबंध होता है। हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। तो यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इन एरियाज में सबसे कम होगा। सपोज मान लीजिए कि यहाँ जो है कि 900 MB है, यहां मैंने MB लिखा, यहां मैंने क्या लिखा? MB। MB का मतलब होता है मिली बार। MB का मतलब मिली बार। और जब भी
दबाव का मेजरमेंट किया जाता है वह एमबी में किया जाता है, मेजरमेंट उसको मिलीबार में किया जाता है। तो यहां 900 MB है केंद्र में। अब यहां 40 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री जहां पर सी है तो यहां का 900 MB है, और जहां 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो यहां पर MB कम होगा कि ज्यादा 900 से? क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। थोड़ा सा कंसेप्ट और समझिए। देख बाबू, ये लाइन है, यहां पर मान लीजिए कि ये दिल्ली है, और ये मान लीजिए कि ये हरियाणा, ठीक है, एक दिल्ली एक हरियाणा। इस दिल्ली के ऊपर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं। क्या पड़ रही है बाबू? सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं दिल्ली पर, और हरियाणा की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही। ठीक, तो जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं तो वहां का टेम्परेचर हरियाणा की तुलना में ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कि मेरे सिर पर एक हीटर को बांध दिया जाए सिर के ऊपर, तो मैं यहां खड़ा रहूं और एक आदमी हमसे जो है कि 6 फीट के दूरी पर है, तो हीटर तो मेरे सिर के ऊपर है, तो गर्मी तो मुझे ज्यादा लगनी चाहिए। जो इस हीटर से दूर है तो उसको गर्मी कम लगेगी। तो जो ये हीटर हमारे सिर के ऊपर है उसी तरीका का हीटर ये सूर्य है, और सूर्य जो है वो दिल्ली के सिर पर है, तो दिल्ली में क्या होगी? गर्मी ज्यादा लगेगी, और हरियाणा में गर्मी कम लगेगी। अब जाहिर सी बात है कि जहां गर्मी ज्यादा लग रही है, जहां गर्मी ज्यादा लग रही है, तो यहां की जमीन, यहां का सरफेस, यहां का धरातल क्या होगा? गर्म हो जाएगा। जैसे मई जून में आप देखिएगा कि अप्रैल मई के महीने में जमीन पर नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाएगा, गर्मी से पैर में छाले हो जाएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। तो चूंकि यहां पर जमीन क्या हो जाएगा? बहुत गर्म हो जाएगा। तो जब जमीन गर्म हो जाएगी तो फिर यहां की हवा गर्म रहेगी कि ठंडी? बोलिए जल्दी, क्या होगी? गर्म हो जाएगी। क्योंकि जब धरातल गर्म तो धरातल के संपर्क में रहने वाली हवाएं गर्म। मई के महीने आपने देखा होगा, अगर आप हॉस्टल में या लॉज में रहे होंगे या घर में रहे होंगे, उसमें एसी उसी नहीं होगा, तो देखिए कि जब मई के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है तो सड़कें गर्म, मकान गर्म, मकान के अंदर की दीवार गर्म, दीवार के अंदर जो है कि जो बेड बिछा हुआ है वो बेड गर्म, बेड की चादर गर्म, उस बेड पर बैठने वाला सोने वाला आदमी भी गर्म। तो सारी चीजें गर्म हो जाती हैं गर्मा जाती हैं। तो सारी चीजें गर्म हो जाती है, तो इसमें की हवा भी गर्म। और अब सब जानते हैं कि जब कोई चीजें गर्म होती है तो उसका नेचर हल्का हो जाता है। कोई भी चीजें गर्म होती है तो वो क्या होता है? हल्का हो जाता है। और हल्की चीजें गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं। जैसे आप लोग खाना वाना बनाते हैं किसी पतीली वगैरह में, चावल बना रही हैं, भात बना रही हैं, ढक्कन उस पर रखा हुआ है, और जब वो पकने लगता है, खोलने लगता है, उबलने लगता है, तो उस ढक्कन को बार बार ऊपर फेंक देता है। तो गर्म हुआ, तो गर्म होने के बाद वो हल्का हुआ, और हल्का होने के बाद उसको ऊपर उठाता है। उसी तरीके से यहाँ की हवा गर्म हो गई, और गर्म होने के बाद कोई भी चीजें गर्म होने के बाद हल्की होती हैं, और हर हल्की चीजें ऊपर उठती हैं। हर हल्की चीजें क्या होती हैं? ऊपर उठती हैं। तो जो नीचे से ऊपर उठ गया तो यहां की जगह खाली हो गई कि भर गई? मान लीजिए कि घर में कोई बुढ़ऊ है, घर में क्या है बाबू?
हाँ, घर में कोई बूढ़े हैं और जहां पर रोज सोते थे, अब वो उठ गए। जहां रोज सोते थे, अब वो उठ गए, तो उनका जगह खाली हो गया कि भर गया? खाली हो गया है। तो जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, तो इन हवाओं का जो जगह है वो खाली हो गया कि भर गया? खाली। और खाली को कहते हैं एलपी। खाली को क्या कहते हैं बाबू? एलपी कहते हैं, एलपी। एलपी का मतलब होता है लो पी फॉर प्रेशर, लो प्रेशर। इसी को कहते हैं निम्न दबाव, निम्न वायु दाब। तो यहां पर निम्न दबाव बन गया, एलपी बन गया। अब चूंकि जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो तिरछी किरणों में टेम्परेचर कम होता। जैसा कि दिसंबर जनवरी के महीने में हम लोग को क्या होता है, हम लोग को दिसंबर जनवरी के महीने में ठंडक लगती है। क्यों लगती है भाई? उस समय सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया है, और वहां से सूर्य की किरणें यहाँ जो पड़ती हैं तो वो तिरछी पड़ती हैं, और जिसकी वजह से तिरछी किरणों में टेम्परेचर कम होता है। इसलिए हमें क्या लगती है, उस दौरान जो है हम लोग को ठंडी लगती है, क्योंकि सूर्य की किरणों की लंबाई ज्यादा होती है, तिरछी पड़ती हैं। तो यहां भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, तो दिसंबर जनवरी के महीने में जो जमीन होती है, धरातल होती है, वो क्या होता है, गर्म रहता है कि ठंडा? ठंडा रहता है। यहां तक कि आपका फर्श ठंडा, जनवरी के महीने में आपके मकान की दीवार ठंडी, आपका बिस्तर ठंडा, आपकी रजाई ठंडी, आपका शरीर ठंडा, अंदर की हवा ठंडी, तो सारी चीजें ठंडी हो जाती। और ठंडी चीजें जो होती है वो ज्यादा उछल कूद नहीं करती है, वह जो है कि कहीं भी रहेगी तो दुबक के रहेगी, वो बैठ जाएगी। जाड़े के दिनों में अगर आप सोते हैं रजाई में या कंबल में, तो क्या करते थे, अंग्रेजी के ओ अक्षर बन जाता था, हुड़की मार के अंग्रेजी के एक्स बन के नहीं सोते थे, एकदम सिमट जाते थे पूरी तरह से, अतो आप सोते थे, क्योंकि टेम्परेचर कम है और हम अपने शरीर के जो सरफेस है उसको घटा देते। तो यहाँ की जो हवा है वो ठंडी हो गई है, और ठंडी चीजें यहीं पर दब के है, और दब के रहने के कारण यहाँ के प्रेशर को बढ़ा के रखी हुई है, यानी कि हवा यहां से ऊपर उठ ही नहीं रही। उस कंडीशन में यहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, और जिसको कहेंगे एचपी, हाई प्रेशर। चूंकि यहां का टेम्परेचर कम है, यहां का टेम्परेचर मान लीजिए कि 30 डिग्री है, या मान लीजिए कि यहां का टेम्परेचर सपोज मान लीजिए 10 डिग्री है, यहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, और यहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा कि जहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर प्रेशर क्या है, कम है। जहां का टेम्परेचर कम है, यहां का प्रेशर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहां का प्रेशर एलपी, अगर मान लीजिए कि यहां अगर 800 MB है यहां का, तो यहां का प्रेशर क्या होगा, यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां का प्रेशर 1000 MB है। तो ये 1000 MB जो मैंने लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जहां का टेम्परेचर कम वहां प्रेशर ज्यादा, और जहां का टेम्परेचर ज्यादा वहां का प्रेशर कम। तो हमेशा टेम्परेचर एंड प्रेशर में रिवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। तो यहां पर मैंने कहा था बाबू आपसे, यहां पर मैंने आपसे पूछा था, ये देखिए यहां पर मैंने आपसे पूछा था कि जब यहां का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है और यहां है 900 MB, यहां का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां का जो MB होगा वो 900 MB से ज्यादा होगा कि कम होगा,
क्या होगा आप बोलो? अब ज्यादा होगा ना। तो यहां एमबी कितना है? मान लीजिए 1000 एमबी है, सपोज 1000 एमबी है, यानी हवाओं का दबाव इस केंद्र में ज्यादा है कि परिधीय क्षेत्रों में? परिधीय क्षेत्रों में हवाओं का दबाव ज्यादा है, और जहां हवाओं का दबाव ज्यादा होता है वहां से हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर चलती। जैसे मान लीजिए कि ये, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आदमी है और ये मोस्ट रिचेस्ट है, सबसे धनवान है, इसके पास जो पैसा है वह बहुत ज्यादा है। इसके पास क्या है? पैसा का जो खजाना है वह बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास पैसा भरा हुआ। इसको पैसा अब रखने की जगह नहीं है। इसके पैसों से लदी हुई जो गाड़ियां हैं वो लाखों की संख्या में सड़कों पर है और पानी में भीग रहा है, इसके पास पैसा रखने की जगह नहीं। और मान लीजिए इसके जो दोस्त हैं, ये सब उसके दोस्त हैं, उसके मित्र हैं, और सब इसका मित्र जो है वो सब के सब कंगाल है। के फॉर कंगाल, ये सब के सब कंगाल है। अब जो है कि कंगाल मित्रों ने धनवान अपने मित्र से कहा कि यार बड़ी कड़की है, ऐसा करो ना 5000 रुपया दो ना। तो धनवान इसने कहा कि हमको 5000 दो, तो इसने किया 5000 रुपया नहीं दिया बल्कि 5 करोड़ दे दिया। कितना दे दिया? इसको भी 5 करोड़ दे दिया, इसको भी उतना ही 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 दिया। कहा कि यार तुम लोग छोटी छोटी रकम मांगते हो, अरे मांगो हमसे, पैसा तो मेरा अपने पानी में भीग रहा है, जाओ 5 को ट्रक लेके चल जाना, पैसा लदा हुआ, क्योंकि इसके पास बेपनाह पैसा। अगर मान लीजिए कि यही धर्मेश है, अधर्मेश पहले ही से के है, धर्मेश पहले ही से के है, के फॉर कंगाल। और मान लीजिए कि मैं हूं और मैं धर्मेश से कहूं कि धर्मेश बाबू हमको लाइए ना 1 लाख रुपया, तो धर्मेश कहे कि सर मेरा पॉकेट में तो अपने नीलबटा सन्नाटा है, नहीं तो मैं आपको 1 लाख रुपया का 1 रुपया भी देने के लिए सक्षम में नहीं हूं। तो जो पहले से कंगाल हो, जो पहले से जिसका पॉकेट खाली हो, वह किसी को दे सकता है? देगा वही जिसके पास भरा हुआ रहेगा। तो हवाओं का बाबू यही मिजाज होता है, हवाओं का भी यही नेचर होता है। क्या होता है बाबू? हवाओं का भी यही नेचर होता है। तो मैंने कहा कि इसके पास भरा हुआ है परिधीय क्षेत्रों में। कहां पर? परिधीय क्षेत्रों में इसके पास भरा हुआ है, और ये इसके पास कम है। तो हवाएं हमेशा परिधीय क्षेत्रों से केंद्र की ओर चलने लगेंगी, ऐसे परिधीय क्षेत्रों से केंद्र की ओर चलने लगी। तो जब परिधीय क्षेत्रों से हवाएं केंद्र की ओर आए तो उस कंडीशन में यहां पर आप देखिए कि परिधीय क्षेत्रों से हवाएं जब केंद्र में आती हैं ऐसे तो विभिन्न दिशाओं से हवाओं के आकर यहां मिलने से एक चक्रीय दशाएं उत्पन्न होती। खासकर अप्रैल और मई के महीने में आपने देखा होगा अपने गांव में खेत खलिहानों में किसी खेत में कि ये यहां पर विभिन्न दिशाओं से हवाएं ऐसे आई
और ऐसे ये गोल 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 घूमते घूमते यह क्या हो गई, ऊपर उठ गई, जिसको कहते हैं बवंडर, जिसको कहते हैं विंडोइया। अप्रैल मई के महीने में महसूस करने को फिर से आपको मिलेगा कि हवाएं आई, गोल गोल घूमते घूमते ऊपर उड़ गई, उसमें धूल है, उसमें कागज है, उसमें पत्ते हैं, उसमें सारी चीजें हैं, और वह 1-2 तड़ ऊंचाई तक चली गई। तो एक्चुअली में यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बवंडर कहते हैं। और यही जो बवंडर होता है, इस तरह के चक्रीय हवाओं के, ये जो साइक्लोन है, इसी को चक्रवात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, साइक्लोन कहते हैं, इसी को चक्रवात कहते हैं। तो ये जो चक्रवात है एक्चुअली में यह इस बवंडर का एक छोटा सा रूप है, यानी ये एक बड़ा रूप है और बवंडर उसका छोटा रूप है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साइक्लोन इज बवंडर, है ना। तो इसका एक छोटा सा रूप है, और जो इस साइक्लोन का सबसे बड़ा रूप है उसका नाम है टोर्नेडो। उसका नाम क्या है, टोर्नेडो नाम है। टोर्नेडो आपने देखा होगा, टोर्नेडो। और ये टोर्नेडो, इसका जो शेप होता है टोर्नेडो का, तो एक्चुअली में उसका शेप होता है कीपाकार होता है। कैसा होता है, फनेल शेप होता है, कीपाकार होता है। यानी ये हमारा धरातल है और ये टोर्नेडो का शेप है। किसका शेप है बाबू, टोर्नेडो का शेप है। ये देखिए, ये टोर्नेडो का शेप है, और यहां पर उसके केंद्र में एलपी है, केंद्र पर एलपी है, और ये जो परिधीय क्षेत्र है यहां पर एचपी है, एचपी है, एचपी है, और ये सभी एचपी है, यहां भी एचपी है। अब चूंकि ये हमारा सरफेस है और इसका देखने में जो शेप लग रहा है, तो लग रहा है कि कोई तेल ढालने वाला कीप है। कोई तेल ढालने वाला क्या है, ये कीप है। और जब इसका पतला वाला भाग, ये पतला शीरा जब धरातल के संपर्क में आता है, तो यहां अगर कोई बहुमंजिली इमारत होती है तो यहां से ये हवा में उड़ जाती है। अगर कोई मकान, कोई गाड़ियां इसके संपर्क में आती है तो वह गाड़ी हवा में उड़ने लगती है। तो इसी का नाम है टोर्नेडो। और इस टोर्नेडो का जो डेवलपमेंट होता है वह एक्चुअली में, ये देखिए कि ये नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, और यहां पर ये ग्रेट लेक्स है, और एक्चुअली में इसी के ऊपर, एक्चुअली में इसी के ऊपर यहां पर इस टोर्नेडो की उत्पत्ति होती है। टोर्नेडो की ये उत्पत्ति होती है खासकर नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी घाटी के ऊपर। अब चूंकि ये जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन सब कहलाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्योंकि इस साइक्लोन को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। साइक्लोन जो है बाबू, उसको कितने भाग हो गए, 2 हो गए। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन जिसको हम लोग कहते हैं उष्ण चक्रवात, पहला उष्ण चक्रवात, और दूसरा होता है शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 2 तरह के साइक्लोन है। अब चूंकि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में, इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको बातें आएगी टोर्नेडो की। किसकी बातें आएगी बाबू, टोर्नेडो की। क्या बातें आएंगी इसमें, हरिकेन की,
क्या बातें इसमें आएंगी? टाइफून की। क्या इसमें बातें आएंगी? तूफान की। और इसमें आएगी विली विली। विली विली, यानी ये सब के सब जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये सब के सब उष्ण चक्रवात। अगर आप एरिया की बातें करेंगे तो यह टोर्नेडो जो है नॉर्थ अमेरिका और यूएसए, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, इसकी बातें करेंगे तो ये आपको जो है कि यूएसए एंड मैक्सिको। टाइफून की बातें आप कीजिएगा तो जापान, चाइना, उसी तरीके से तूफान में देखिएगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, तो ये सब तूफान को रिप्रेजेंट करते हैं। विली विली जो है ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो जब आप उसका साइड इफेक्ट बताते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, तो पहला आप तो दिखाते हैं कि भाई इस तरह के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं तो ज्यादातर आज उनकी फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से अगर इसमें आया है कि इन तूफानों में सबसे शक्तिशाली कौन सा है, देन योर आंसर इज टोर्नेडो। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट क्या है, तूफान के रूप में। दूसरा जो है जो हैवी रेन होती है, दूसरा क्या होता है बाबू, जो हैवी रेन होती है, दूसरा जो है कि हैवी रेन यानी असामयिक वर्षा भी उसको कहते हैं हम लोग, असामयिक वर्षा जो होती है तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा होती है। अब यह असामयिक वर्षा में क्या चीज, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में मानसून, तो मानसून क्या होता है कि पहले ऐसा समय था कि जनरली जून के फर्स्ट वीक में मानसून आ जाया करता था। जून के फर्स्ट वीक में मानसून क्या होता था, आ जाया करता था। लेकिन अब जो है कि वह 10 दिन 15 दिन पहले या बाद में वह समय से आ रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है हमारी होने वाली वर्षा पर पड़ रही है, जिसकी वजह से एक तो जो है कि वर्षा का, रेन का या तो बिफोर होना या आफ्टर होना, समय से पहले होना या समय के बाद होना, ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी बात कि जो बारिश होती थी हमारे देश में, तो जैसे मान लिए कि अमुक राज्य में औसत वर्षा इतनी होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहां पर औसत की तुलना में 4 गुना किसी साल ज्यादा हो गई, किसी साल जो है कि औसत से काफी कम हो गई, जिसकी वजह से सूखा पड़ गया। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी है बारिश में, तो कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होती है। कहीं पर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर सूखा आ जाता है, तो एक्चुअली में ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि कई जगह जो है कि अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से तरह तरह के जो है कि बैक्टीरिया वायरस जो है सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से महामारियां फैल जाती है, तो वो भी उसका एक ग्लोबल वार्मिंग का असर है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग होने से, वैश्विक तापमान में वृद्धि होने से हम लोग देखते क्या है कि जो हमारा माउंटेनियस रीजन है, जो हमारा माउंटेनियस रीजन है, और इस माउंटेनियस रीजन में जो हमारा ग्लेशियर है, ये क्या है, ये ग्लेशियर है, ये सब बर्फ की चादरें हैं। अब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो ये बर्फ की चादरें तेजी से पिघलती हैं, और बर्फ की चादरों के तेजी से पिघलने के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है कि वह बाढ़ का एक कारण बन जाता है। तो इस तरह के ग्लोबल वार्मिंग से
ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि ग्लेशियर की मोटाई काफी कम हो जाती है और जिस समय नदियों में पानी की आवश्यकता होती है उस समय उस नदी में पानी नहीं मिल पाता है। उसका असर ये होता है कि हमारी फसलें सूखने लगती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का असर इस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि हमारे ग्लेशियर की मोटाई लगातार घटती जा रही है, ग्लेशियर सिमटते चले जा रहे हैं, नदियां सूखती चली जा रही है और इस ग्लोबल वार्मिंग का असर यह भी है कि वर्षा कम होती है जिसकी वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज भी नहीं हो पाता। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट में शामिल। ठीक है, अब रही बात कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसें हैं उसको आखिर उत्सर्जित कौन करता है। तो सबसे ज्यादा उत्सर्जित जो करता है वो हम लोग, मैंने बताया था कि जहां पर हमारे कोयला जलाकर और उसे हम लोग जो है कि थर्मल एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं जीवाश्म ऊर्जा के रूप में। तो उस जीवाश्म ऊर्जा से हम लोग जो एनर्जी ले रहे हैं एक्चुअली में वो CO2 का सबसे बड़ा स्रोत है। उसके अलावा हम लोग जो है कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान एयर कंडीशनर के दौरान वह CO2 गैस बाहर छोड़ रहा है और वह बाहर जो CO2 गैसें छोड़ी जा रही है उस दौरान क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी निकल रहा है, रेफ्रिजरेटर से भी निकल रहा है, लेकिन अंदर की गर्मी को जो बाहर छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल रहा है। तो देखते क्या है कि जीवाश्म ऊर्जा या इस तरह की चीजों के जलने से, गाड़ियों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या धान की खेतों से मीथेन गैस वगैरह ये सब जो है उत्सर्जित होता है तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है और जिसकी वजह से इस तरह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, उसको ऑफ कर दीजिए।